मैं एक वन अधिकारी हूँ और मेरा नाम राघव है। मैंने जंगल में कई रातें बिताई हैं, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग थी। वह अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घने थे और चांदनी का कोई निशान नहीं था। मैं अपनी जीप से जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। जंगल का रास्ता बेहद खतरनाक और कठिन था, लेकिन मुझे आदत हो चुकी थी। वह क्षेत्र काला वन के नाम से जाना जाता था। लोगों में इस जंगल के बारे में कई किस्से कहानियां थीं। कहते हैं कि इस जंगल में जो भी घुसता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मुझे उन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात मुझे उन कहानियों की सच्चाई का एहसास हुआ। जब मैं जंगल के अंदर गहरा चला गया तो मेरी जीप अचानक रुक गई। मैंने इंजन चेक किया, लेकिन कोई समस्या नजर नहीं आई। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी थम गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मैंने जीप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और यह चमत्कारिक रूप से चालू हो गई। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैंने जीप रोकी और आवाज की दिशा में चलने लगा। जंगल में रात के समय आवाजें बहुत साफ सुनाई देती हैं। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंचा। यह घर जंगल के बीचों बीच था और काफी पुराना लग रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस घर की ओर डाली और देखा कि दरवाजा खुला था। मेरे मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो गया, लेकिन मैं अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही मुझे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे धकेल रही हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि घर के अंदर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। तस्वीरों में एक ही परिवार के सदस्य नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी मुझे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में डाली और देखा कि एक कमरे में एक महिला बैठी हुई थी। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा रखा था और जोर जोर से रो रही थी। मैंने साहस जुटाया और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? वह महिला एकदम चुप हो गई और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वह महिला खड़ी हो गई और मेरे पास आने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने किसी तरह से खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घर के अंदर अंधेरा छा गया। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह महिला मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द की झलक थी। वह बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे परिवार का हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे परिवार का क्या हुआ था? वह महिला बोली, हमारे परिवार को इस जंगल की आत्माओं ने मार डाला। अब हम भी इस जंगल का हिस्सा हैं और अब तुम भी हो। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और घर के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। मैं किसी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। तभी मुझे अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह महिला अब अपनी असली रूप में थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। उसने अपनी हाथ बढ़ाए और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि जंगल की हरियाली अचानक सूख गई थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। मैंने जीप की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह से उसमें बैठकर इंजन स्टार्ट किया। जीप स्टार्ट होते ही मैंने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। जंगल के रास्ते में मुझे कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और जीप की रफ्तार बढ़ाई। जब मैं जंगल से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जेब में कुछ रखा है। मैंने जेब में हाथ डाला और देखा कि वहां एक पुराना लॉकेट था। उस लॉकेट में उसी महिला की तस्वीर थी जिसे मैंने घर में देखा था।
मुझे समझ में आ गया कि मैं अब उस महिला और उसके परिवार की कहानियों का हिस्सा बन चुका था। अब मेरा जीवन भी उन आत्माओं के अधीन था। उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस जंगल से दूर चला गया। लेकिन वह भयानक रात और वह आत्माएं हमेशा मेरे सपनों में आती रहीं। अब हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे वहीं रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद मैं भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुका हूं, भले ही मैं वहां से बचकर निकल आया हूं। यह कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं कभी भी उस रात को नहीं भूल पाऊंगा। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन चुका था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन वह भयानक यादें और आत्माओं की डरावनी छाया हमेशा मेरे साथ रहती थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे वही रोने की आवाजें सुनाई देती और अक्सर नींद में डरावने सपने आते। एक दिन मेरे पुराने दोस्त अर्जुन, जो मेरी ही तरह वन अधिकारी था, मुझसे मिलने आया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, राघव, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। ये आत्माएं शायद किसी अनसुलझे काम या बदले की आग में बंधी हैं। हमें उनका कारण पता लगाना होगा। मैंने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इस भूतिया घटना का अंत कर सकते हैं। मैंने उसके साथ वापस उस जंगल में जाने का फैसला किया। हम दोनों ने अच्छी तैयारी की। हमने टॉर्च, खाने पीने की सामग्री और कुछ धार्मिक प्रतीक अपने साथ लिए। जब हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही भयानक था। वहां पहुंचते ही हमें वही पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। हम अंदर गए और कमरे में वही पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। अर्जुन ने ध्यान से उन तस्वीरों को देखा और कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। इन तस्वीरों में सभी चेहरे उदास और भयभीत नजर आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? तभी हमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उस परिवार की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उस परिवार के साथ घटित त्रासदी को पढ़कर हमारी रूह कांप गई। यह एक पुराना व्यापारी परिवार था जो इस जंगल में आकर बस गया था। उन्होंने सोचा था कि जंगल में लकड़ी के व्यापार से उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन एक दिन कुछ चोरों ने उनके घर पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से मार डाला और घर को आग के हवाले कर दिया। उनकी आत्माएं तब से इस जंगल में भटक रही थीं, क्योंकि उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली थी। यह सब जानकर अर्जुन ने कहा, हमें इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना होगा। हमें एक पंडित की जरूरत है जो इन आत्माओं को मुक्ति दिला सके। हमने तुरंत एक पंडित को बुलवाया। पंडित जी ने कहा, इन आत्माओं को शांति देने के लिए हमें यहां एक यज्ञ करना होगा। हमें इन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगली रात हमने यज्ञ की तैयारी की। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हम सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और घर के अंदर की रोशनी बुझने लगी। ऐसा लगा जैसे आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। पंडित जी ने हमें धैर्य रखने के लिए कहा और मंत्रोच्चार जारी रखा। कुछ ही देर में हवाएं शांत हो गईं और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। पंडित जी ने हमें बताया, इन आत्माओं को अब शांति मिल गई है। अब ये जंगल और ये घर सुरक्षित हैं। उस रात के बाद से मुझे फिर कभी वह डरावने सपने नहीं आए और न ही वह रोने की आवाजें सुनाई दी। मैंने अपने जीवन में पहली बार शांति का अनुभव किया। मेरा दोस्त अर्जुन सही था। हमने मिलकर उस भयानक रहस्य को सुलझा लिया था और उन आत्माओं को शांति दिलाई थी। अब वह जंगल फिर से हरा भरा और शांतिपूर्ण हो गया था। मुझे यह समझ में आ गया कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है और हमें साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। कुछ महीने बीत गए और मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैंने वापस वन विभाग में अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। जंगल अब मुझे पहले की तरह डरावना नहीं लगता था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक रात जब मैं जंगल में गश्त पर था तो मेरी जीप अचानक रुक गई। यह वही स्थान था जहां मेरी जीप पहले भी रुकी थी। इस बार मुझे थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जीप से उतरकर चारों ओर देखने लगा। वहीं पास में मैंने देखा कि जमीन पर कुछ चमकता हुआ पड़ा है। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा
कि वह वही पुराना लॉकेट था जिसे मैंने उस भूतिया रात में अपनी जेब में पाया था। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने लॉकेट उठाया और ध्यान से देखा, यह वही था, बिल्कुल वैसा ही। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, राघव। मैं चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने लॉकेट अपनी जेब में डाला और जीप में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के अंदर से रोशनी की एक पतली लकीर दिखाई दी। यह उसी पुराने टूटे फूटे घर की दिशा में थी। मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कुछ अदृश्य ताकत मुझे उस घर की ओर खींच रही हो। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की दिशा में चल पड़ा। जब मैं घर के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला था और अंदर से रोशनी आ रही थी। मैंने अंदर झांका और देखा कि घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। यह वही डायरी थी जो हमने पहले पाई थी। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। तभी अचानक पन्नों से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उस तस्वीर में वही महिला और उसका परिवार था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी मेरे सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने मुझसे कहा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, लेकिन अब तुम्हें कुछ और करना होगा। हमारे परिवार का एक और सदस्य है जो अब भी इस जंगल में भटक रहा है। उसे भी शांति चाहिए। मैंने पूछा, वह कौन है और उसे कैसे शांति दिला सकता हूं? वह बोली, वह मेरा बेटा है। उसे इस जंगल में मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई और वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक मैं और अर्जुन जंगल में उसके बेटे की आत्मा की खोज में जुट गए। हमने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक रात जब हम थक कर घर लौट रहे थे तो अचानक हमें जंगल के गहरे हिस्से से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हम तुरंत उस दिशा में भागे और देखा कि एक छोटे से बच्चे की आत्मा वहां भटक रही थी। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमने पंडित जी को बुलाया और उनके साथ मिलकर फिर से यज्ञ की तैयारी की। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हमने मिलकर प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद बच्चे की आत्मा ने हमें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद जंगल पूरी तरह से शांत हो गया था। आत्माओं को शांति मिल चुकी थी और अब वह जंगल भूतिया नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी जेब में फिर से वही लॉकेट मिला। इस बार उसमें एक नई तस्वीर थी। वह तस्वीर मेरे और अर्जुन की थी और हमारे चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस परिवार के चेहरे पर थी। मुझे एहसास हुआ कि हम भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इस बार आत्माओं की तरह नहीं, बल्कि संरक्षकों की तरह। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि उस जंगल को सुरक्षित रखें और कभी किसी को भी उस डरावने अनुभव से न गुजरना पड़े जिससे हम गुजरे थे। वह जंगल अब मेरा घर बन चुका था और मैं उसकी हरियाली और शांति का पहरेदार बन गया था। अब मुझे किसी भी आवाज से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि यह आत्माएं अब मेरी मित्र थीं। मेरे नाम संजीव हैं और मैं एक वन अधिकारी हूं। बचपन से ही जंगलों की रहस्यमयी दुनिया ने मुझे आकर्षित किया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घने झाड़ियों और जीव जंतुओं से भरे इस प्राकृतिक आवरण में मुझे हमेशा एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह ठंडी सर्दी की रात थी। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी जंगल के भीतर के एक छोटे से गांव के पास की चौकी पर। यह चौकी अक्सर वीरान रहती थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। गांव वालों ने बताया था कि जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक अज्ञात छाया को देखा है जो जंगल में घूमती रहती है। मैंने अपनी राइफल उठाई और गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर बढ़ चला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और मेरी टॉर्च की रोशनी भी बमुश्किल कुछ दूरी तक ही जा रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि पेड़ों के बीच से किसी की आवाज आ रही है। यह एक धीमी, घबराई हुई आवाज थी, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। मैंने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया।
थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जो शायद गांव वालों की थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मुझे बचाओ, उसने कांपते हुए कहा। वो आ रही है। कौन आ रही है? मैंने हैरानी से पूछा। वो भूतनी, वो जो इस जंगल में रहती है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मैंने उसे भीतर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बूढ़ा आदमी मुझे कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और जंगल में ही उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और जो भी यहां आता है उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी कहानी सुनकर मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि ये सब महज अफवाहें हैं और कुछ नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हम दोनों सिहर गए। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ सर्द हवा का झोंका अंदर आया। मैंने बाहर झांक कर देखा, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी। वह एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने राइफल संभाली और आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस वह परछाई और करीब आती गई। जैसे जैसे वह करीब आई, उसकी शक्ल स्पष्ट होती गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, चेहरा सफेद और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो मुझे जड़ कर रही थी। मैंने डर से कांपते हुए ट्रिगर दबाया, लेकिन गोलियां उसके आर पार हो गईं, जैसे वो एक छाया मात्र हो। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी उसकी तरह हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और भीतर भाग गया। बूढ़ा आदमी भी खौफ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक झोपड़ी के भीतर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। ये क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी चीखा। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर भी वहीं पर छाई थी, हंसते हुए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने झोपड़ी के एक कोने में रखी लालटेन उठाई और उसमें आग जलाई। मैंने सोचा शायद आग की रोशनी उस भूतनी को दूर रख सके, लेकिन आग की रोशनी में वह और भी भयानक दिखने लगी। मैंने लालटेन फेंकी और खिड़की से बाहर कूद गया। बूढ़ा आदमी भी मेरे पीछे आया। हम दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन वह परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों ने जितनी तेज भाग सकते थे भागे। अचानक मेरे पांव किसी चीज से उलझ गए और मैं गिर पड़ा। मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी भी जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी शरीर से खून बह रहा था और वह मर चुका था। मुझे लगा कि मेरी भी बारी आ गई है, लेकिन तभी मैंने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही है और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पांव पर खड़ा हुआ और गांव की ओर भागने लगा। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां के लोग मेरी हालत देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा आदमी कई साल पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। मैं अब भी वन अधिकारी हूं, लेकिन उस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी कभी कभी रात को मुझे उस भूतनी की हंसी सुनाई देती है और मैं डर से जाग उठता हूं। यह घटना मेरे लिए एक चेतावनी थी कि प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। उस घटना के बाद मैंने अपने काम को लेकर कई बदलाव किए। अब मैं जंगल में अकेले गहरे नहीं जाता था। मैंने अपने सीनियर्स को इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने इसे महज एक मनगढ़ंत कहानी समझा और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। मेरे दिमाग में उस रात की हर एक बात घूमती रहती थी। बूढ़े आदमी की खौफनाक बातें, वह भयानक परछाई और झोपड़ी की दीवारों पर खून के धब्बे। ये सब कुछ मेरे सपनों में बार बार आता और मुझे चैन नहीं लेने देता। एक रात जब मैं अपने घर पर था, मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। तुम फिर से आ गए? मैंने डरते हुए पूछा। हां, उसने धीरे से कहा। तुम्हें कुछ और बताना बाकी है? क्या बताना बाकी है? मैंने घबराते हुए पूछा।
उस भूतनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उस जगह जाकर उसकी हड्डियों को जलाओगे जहां उसे मारा गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा, उसने कहा और अचानक गायब हो गया। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और अपने साथी अधिकारी अरुण को सारी बात बताई। अरुण मेरा सबसे करीबी दोस्त था और उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। हम दोनों ने तैयारी की और उस डरावनी रात का सामना करने के लिए फिर से उस जंगल में गए। हम दोनों ने झोपड़ी के पास पहुंचकर वहां से और आगे बढ़ना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने मुझे उस जगह का पता दिया था जहां उसकी पत्नी को मारा गया था। रास्ता कठिन था, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक हम एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। वहां पर कुछ पुराने हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये वही जगह थी जहां उस औरत की हत्या हुई थी। हमने चुपचाप हड्डियों को एक जगह इकट्ठा किया और लकड़ियों का ढेर बनाकर आग जलाई। जैसे ही आग की लपटें ऊंची होने लगीं, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो वहां वही भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही खौफनाक चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें शांति मिल जाएगी, मैंने कहा। हम तुम्हारी हड्डियों को जलाने आए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। भूतनी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। हमने हड्डियों को पूरी तरह जलने दिया और फिर वापस गांव लौट आए। उस रात के बाद मैंने कभी उस भूतनी को नहीं देखा। गांव के लोगों ने भी अजीब आवाजों की शिकायत करना बंद कर दी। मुझे यकीन हो गया था कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई है, लेकिन उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं जंगल में जाते समय और भी सतर्क रहता हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यह घटना मेरे लिए एक सबक थी कि हर चीज का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या मृत। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी प्रकृति के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं विकास हूं, एक वन अधिकारी। जंगलों की मेरी नौकरी में कई रहस्यमयी अनुभव हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी मैंने पिछले महीने देखा और झेला वह सबसे भयानक था। यह कहानी उसी डरावनी रात की है जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक दिन मुझे सूचना मिली कि हमारे जंगल के एक कोने में कई पेड़ अचानक सूख रहे हैं। यह क्षेत्र बेहद दूर दराज और सुनसान था। मैंने सोचा कि शायद कुछ कीड़े या बीमारी हो सकती है। मैंने अपने सहायक रवि के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पेड़ और भी घने होते गए और रास्ता मुश्किल होता गया। सूरज ढलने लगा था और जल्द ही अंधेरा छा गया। हम अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रवि, ये आवाजें कैसी हैं? मैंने पूछा। पता नहीं सर, शायद हवा की आवाज हो, रवि ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हम दोनों आवाजों की दिशा में चलने लगे। थोड़ी देर बाद हम एक बड़ी पुरानी हवेली के सामने खड़े थे, जो जंगल के बीचों बीच खंडहर हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। हमें एहसास हुआ कि शायद यही वह जगह है जहां पेड़ सूख रहे हैं। हमें अंदर चलना चाहिए, मैंने कहा। रवि ने संकोच करते हुए सहमति दी। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। अचानक हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हमने सोचा कि शायद कोई बच्चा यहां फंस गया हो। हम आवाज की दिशा में बढ़े। एक कमरे के कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने देखा कि उसके दांत लंबे और नुकीले थे। आप भी यहां फंस गए? उसने भयानक आवाज में पूछा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने डर के मारे उसे पकड़ लिया और हम दोनों पीछे हटने लगे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। बच्चा हमारे पास आता गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप यहां से बच नहीं सकते, उसने कहा और अचानक गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही
हमें एहसास हुआ कि हम वापस उसी जगह पर आ गए थे जहां से हमने शुरुआत की थी। यह एक भूल भुलैया की तरह था। हम बार बार एक ही जगह पहुंच रहे थे। हमारी टॉर्च की बैटरियां भी खत्म होने लगी थीं। डर के मारे हमारी हालत खराब हो रही थी। हमें कुछ करना होगा रवि, मैंने कहा। लेकिन क्या? उसने घबराते हुए पूछा। तभी हमें एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने इशारे से हमें अपने पास बुलाया। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गए। तुम्हें यहां से निकलना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा, उसने कहा। इस हवेली का शाप तभी खत्म होगा जब कोई अपनी जान देगा। हम दोनों हैरान रह गए। लेकिन किसकी जान? मैंने पूछा। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, उसने कहा और गायब हो गया। मैंने रवि की ओर देखा। हम दोनों समझ गए थे कि हमें क्या करना होगा, लेकिन यह निर्णय बेहद कठिन था। सर, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, रवि ने कांपते हुए कहा। मैं समझता हूं रवि, मैंने कहा, लेकिन हमें कुछ करना होगा। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपनी कलाई काट ली। खून बहने लगा और मैंने उसे हवेली के फर्श पर गिरने दिया। शायद यह बलिदान काफी हो, मैंने कहा। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर लगी धूल और मकड़ी के जाले गायब होने लगे। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवेली का भूतिया आभास खत्म होने लगा। हम दोनों ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। इस बार हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हम दौड़ते हुए जंगल से बाहर आए और वापस अपने बेस कैंप पहुंचे। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। रवि भी मेरे साथ था और हम दोनों ने इस घटना को कभी किसी को नहीं बताया। मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन उस रात का डर अब भी मेरे मन में बसा हुआ है। मुझे यकीन हो गया कि जंगलों में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कभी कभी इन रहस्यों से बचने के लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। उस घटना के कुछ महीने बाद मैं और रवि सामान्य जीवन में वापस आ गए थे, लेकिन उस रात की यादें अब भी हमारे मन में ताजा थीं। हम दोनों ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमें डर था कि लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और हमें पागल समझेंगे। एक दिन एक नया वन अधिकारी नील हमारे विभाग में शामिल हुआ। वह युवा और जोशीला था और उसे जंगलों की खोजबीन का बहुत शौक था। उसने हमारे जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उसने सुना कि हमने भी कुछ अजीब अनुभव किया है। उसने मुझसे और रवि से पूछा कि क्या यह सब सच है। हमने उसे संक्षेप में हमारी कहानी बताई, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं गए। हमने उसे चेतावनी दी कि वह उस हवेली के पास जाने की कोशिश न करे, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे हमारी चेतावनी को नजरअंदाज करवा दिया। एक रात जब हम सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। वह नील था। उसकी आवाज में घबराहट थी। सर, मैं उस हवेली के पास हूं। मुझे यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा और तुरंत रवि को फोन किया। हम दोनों ने तुरंत अपनी गाड़ी ली और नील की लोकेशन की ओर भागे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें नील वहां बेसुध पड़ा मिला। हमने उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया और वापस बेस कैंप की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने धीरे धीरे होश में आना शुरू किया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी चेतावनी नहीं मानी। मैंने सोचा यह सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वहां सच में कुछ है, कुछ बहुत बुरा। नील ने बताया कि जैसे ही वह हवेली में प्रवेश किया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने एक छोटे बच्चे को भी देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बच्चा वही सवाल पूछ रहा था जो उसने मुझसे पूछा था, आप भी यहां फंस गए? नील ने महसूस किया कि वह भूतिया दुनिया में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही उसे बूढ़े आदमी ने दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने नील से वही बात कही थी जो उसने मुझसे और रवि से कही थी। तुम्हें यहां से निकलने के लिए एक बलिदान देना होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नील ने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमें किसी नए शाप की ओर खींच रहा हो। नील ने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था जैसे हम पहुंचे थे। हमने नील को समझाया कि यह जगह वास्तव में शापित है और हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन उस रात की घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वास्तव में उस हवेली का शाप खत्म हो चुका था?
या यह बस एक शुरुआत थी? अगले कुछ दिनों में हमने महसूस किया कि हमारे बेस कैंप के पास के पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगे थे। ये वही लक्षण थे जो हमने हवेली के आसपास देखे थे। हमें एहसास हुआ कि शाप अब भी सक्रिय था और ये हमारे पास आ रहा था। हमने तुरंत निर्णय लिया कि हमें कुछ करना होगा। मैंने और रवि ने नील को लेकर एक योजना बनाई। हमें वापस उस हवेली में जाना था और किसी भी तरह से उस शाप को हमेशा के लिए खत्म करना था। हम तीनों ने अपने सामान पैक किए और एक रात फिर से उस हवेली की ओर रवाना हो गए। इस बार हम बेहतर तैयार थे। हमारे पास ज्यादा रोशनी थी और हमने अपने साथ कुछ धार्मिक वस्त्र भी रखे थे जो हमें किसी ने दिए थे। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, हमें वही अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हमने उस बूढ़े आदमी को फिर से देखा। इस बार उसने हमें एक चेतावनी दी, तुम्हें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो यह शाप तुम्हें भी ले डूबेगा। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के उस कमरे में पहुंचे जहां हमने पहले बच्चे को देखा था। वहां अब भी वही खून के धब्बे थे। हमने उस जगह पर धार्मिक वस्त्र रखे और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज चीख सुनाई दी। हमने देखा कि बच्चे की आत्मा हवेली के कोने में एक अजीब आकृति में बदल गई। वह आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। हमने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें लगा कि हवेली ध्वस्त हो रही है। हमने दूर से देखा कि वह हवेली धीरे धीरे जमीन में धंस रही है। उस रात के बाद हमने महसूस किया कि जंगल में शांति लौट आई है। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे होने लगे और अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। हमें यकीन हो गया कि हमने शाप को खत्म कर दिया है, लेकिन उस रात की यादें हमारे मन में हमेशा के लिए बसी रहीं। हमें एहसास हुआ कि प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना बेहद जरूरी है, और कभी-कभी इन रहस्यों से बचने के लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है।